नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी के लिए जो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 की एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू करी है, उसी दिशा में आज हमारा जो है वो यूनिट 3 जो सेकंड पेपर है, जिसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 या उसके पहले के जो अधिनियम हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे दो वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, आप कॉपी में उनके नोट जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में एमसीक्यू जरूर है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रश्न के अंदर कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ 50 क्वेश्चन भी करते हैं तो लगभग अगर हम पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो हमारे 500 क्वेश्चन तैयार होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर 5, किसी में 10, किसी में 12, ऐसे आपको छोटे छोटे कई क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। दूसरा, मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आप अभी देखेंगे, इसका जब आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो नीचे आपको कई सारे वीडियो की लिंक मिलेगी। ये वो वीडियो हैं जो एमपीपीएससी प्री के लिए मेरे द्वारा पहले बनाए गए थे, जिसमें आपको एमपी की हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, प्लस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सेक्शंस आपको दिए गए हैं, और एमपी का करंट अफेयर्स, वो पूरा आसानी से उनसे आपका तैयार हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर वाला सेक्शन है वो उनसे तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी जिन बच्चों ने उसको देखा है, एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस और एमपीपीएससी का जो सब इंजीनियर का एग्जाम था, उसमें किसी को कोई निराशा नहीं लगी। बिल्कुल उसी में से सब कुछ आया है, ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट रहा। तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि क्या किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से पहले मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियमों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946 ये भी सही है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 ये गलत है, क्योंकि ये 1968 का है, 1968 का। और जीवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट 1963 ये भी सही है। देखिए प्रश्न क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसका आंसर देख लें कि क्या इसमें जो है वो गलत है। यहाँ पर ये वाला जो है वो इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ 63 के लिए की जगह आना था 1968। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो सिलेबस बनाया है उन्होंने, उस सिलेबस में उन्होंने साफ कहा कि जो 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें मैं जरा सा आपको कर दूं कि कई बार क्या होता है, हल्की फुल्की जो है वो टाइपिंग मिस्टेक्स तो रहती हैं, उसको तो यह विश्व कर लीजिएगा। जो 1973 में जो अधिनियम बनाया, उन्होंने लिखा है कि उसके पहले के जो अधिनियम है उनको भी देखना है। तो एक्चुअली 1973 का जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट है, इससे पहले हमारे यहाँ 8 यूनिवर्सिटी एक्ट ऑलरेडी काम कर रहे थे। जैसे ये सब जो जितने भी 8 यूनिवर्सिटी एक्ट है, इसके लिए बकायदा इसी एक्ट में अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि भाई अनुसूची 1 जो है उसमें कितने जो है वो अगर कहा जाए मतलब यूनिवर्सिटी एक्ट्स की जानकारी है, तो आंसर है 8। इनमें से 4 तो मैंने यहाँ लिखी दिए हैं। भोपाल यूनिवर्सिटी एक्ट 1970, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एक्ट जो गलत लिखा है यहाँ 1968 सही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट, इसी तरह इंदौर यूनिवर्सिटी एक्ट है 1963 का। जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है 1956 का। यहाँ पर मध्य भारत विक्रम यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं वो एक्ट है 1955 का। तो ऐसे आप आठों, जनरली तो मैंने पूरे ही बोल दिया अभी आपको, और एक रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट 1963, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ हमारे ही राज्य का हिस्सा था। तो ये जो एक्ट थे, इन सबको क्या करा गया, निरसित किया गया ना, रिपील्ड किया गया। ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये समाप्त नहीं हुए है ना, इनको क्या कर दिया, लोप कर दिया। जैसे क्या होता है, देखिए जब हम तकनीकी पढ़ते हैं किसी चीज को, तो टेक्निकली जो है वो किसी चीज को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें समाप्त नहीं होती, उनका लोप कर दिया जाता है कि अब इसको ना पढ़ा जाए। जैसे भी फार्मर्स के 3 एक्ट आए, देखा होगा आपने, वो तीनों एक्ट सरकार ने रिपेल किए हैं, खत्म नहीं किए हैं। रिपेल यानी उन्हें हटा देना, या अगर कहा जाए उनका लोप कर देना। तो इनको रिपील्ड कर दिया गया, ये आटो एक्ट को यहां मैं लिख दे रहा हूँ, रिपील्ड। ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो कई बार ये पूछ लेते हैं क्या किया गया, रिपील्ड किया गया, डिसॉल्व किया गया, खत्म किया गया, क्या किया गया, तो निरसित कर दिए गए यहाँ पर। अच्छा, इन आटो एक्टों की अगर आपको ईयर याद है, तो उससे आपको दो जो क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। पहला, जैसे सपोज मान के चलिए अब आपको ये याद है कि साहब इंदौर यूनिवर्सिटी एक्ट 1963 बना, तो कहीं 63 64 में यूनिवर्सिटी बनी होगी।
तो जैसे इंदौर यूनिवर्सिटी, जिसको आज आप देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 1964 की वो यूनिवर्सिटी है। या अगर कहा जाए कि जैसे जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है 1956 का, तो हम आसपास आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो मुझे लगता है कि आएगा। ये एक्ट अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप इन एक्ट्स को ढूंढ रहे हैं कि भाई भोपाल यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 कहीं मिल जाए उसको पढ़ ले, नहीं, उसको जरूरत नहीं है। भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 बस इतना ही काफी है कि भाई जो शेड्यूल 1 है उसका, नए एक्ट का 73 का, उसमें जो है वो बकायदा इन एक्ट्स की जानकारी जो है वो दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 8 जो है वो एक्ट्स हैं, और ये सब जो आठों के आठों क्या कर दिए गए हैं, वो रिपील कर दिए गए। तो ऐसा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 यानी सेक्शन 4 में वर्णित परिभाषाओं के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए, इसमें एक और उलझन है, मैं आपको ये सभी को बता दूं। जनरली हम जब डेफिनेशन सेक्शन पर जाते हैं, मोस्टली जो एक्ट बनाए हैं अब तक पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, उनमें सेक्शन 2 ही डेफिनेशन का होता है, धारा 2। तो अगर हम पढ़ के नहीं गए और पुराना कोई एक्ट पढ़ रखा है कि सेक्शन 2 याद कर रखा है, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ सेक्शन जो है वो 4 में डेफिनेशन, ये याद रखिए। तो सेक्शन 4 में उन्होंने क्या करा, बहुत सारी जो है वो डेफिनेशन दी दे दी है, यानी एक दो नहीं है इसमें, लगभग अगर कहा जाए कि 26 तरह की जो है वो डेफिनेशन है, उनमें अलग अलग तरह की। तो उसमें जैसे महाविद्यालय की डेफिनेशन सेक्शन 412 के अंदर, हाँ बिल्कुल, महाविद्यालय की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन जो है वो 4 जो है उसी के अंदर जो है वो डली हुई है कि हाँ भैया क्या जो है वो महाविद्यालय होगा, किसे महाविद्यालय जो है या यूनिवर्सिटी की जो है वो सॉरी मतलब जो कॉलेज होगा उसकी क्या परिभाषा होगी, किस तरह से उसको परिभाषित जो है वो किया जाएगा, धारा 4 के अंदर 12 में। तो सेक्शन 4 में आपको ये सब याद नहीं रखना है। सेक्शन 4 ये तो याद हो ही जाएगा, सेक्शन 412 याद रखना, महाविद्यालय की डेफिनेशन आएगी सेक्शन 412 के अंदर 12। आप इसको दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ मतलब ये जो एमसीक्यू में है, लेकिन वहां एग्जाम में क्या होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती है। हिंदी में 12 ऐसे लिखा होगा, इंग्लिश में 12 नहीं लिखा होगा। इंग्लिश में जो है वो उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, ऐसे रोमन में, ये ध्यान रखिएगा ना, ये 12 रोमन में लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि वो 12 की बात कर रहा है। ऐसे नहीं लिखा होगा, ये गलत लिखा होगा। हिंदी में 12 लिखा होगा, इंग्लिश में ऐसे 12 लिखा होगा, इस तरह से ये गलत है यहाँ पर। तो महाविद्यालय, ये 4 सेक्शन जो है वो अगर कहा जाए, सब सेक्शन 12 12 उसकी उपधारा में है, बिल्कुल सही है महाविद्यालय की जानकारी। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो ये 14 में नहीं है, यूनिवर्सिटी है 17 में, तो ये हो गया 15 और 2 17। तो ये वाला जो है वो आपका एक तो गलत हो गया, यूनिवर्सिटी वाला, एक मिनट कलर बदल लेते हैं, यूनिवर्सिटी वाला जो है वो ये आपका गलत हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होगा, तो यहाँ पर आप 18 लिख लीजिएगा इस तरह से, ये हो गया। यानी उसमें साफ लिखा है कि भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब वही होगा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत स्थापित जो है वो किया गया। और 22 में लिखा हुआ है स्वशासी जो है महाविद्यालय, तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। स्वशासी का मतलब होता है, पहले समझ लीजिएगा, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, एक तो हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, इसलिए कई जो ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े यूनिक लगे उनको कोष्टक में हिंदी मीडियम वाले खासकर इंग्लिश में लिख ले, और इंग्लिश मीडियम वाले खासकर हिंदी में लिख ले, जिससे अपने को दिक्कत ना हो। स्वशासी जो वर्ड है उसका मतलब होता है ऑटोनोमस। ठीक है, यहां पर तो मैं लिख दे रहा हूं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कॉलेज यानी 22 के अंदर है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है। तो ऐसे आप कोशिश करिएगा कि जो मेन मेन डेफिनेशन है वो तो आप जो है वो कर ही लीजिए, जो भी मेन मेन डेफिनेशन है। इसके अलावा 2 डेफिनेशन और जो मुझे लगती है कि आप जो है वो कर लीजिए तो बहुत अच्छी है। जैसे इसी 4 के जो, अगर आप क्लॉज जब 6 नंबर जाओगे तो उसमें कुलपति की परिभाषा कि कुलपति किसे कहेंगे, ठीक है। या अगर कहा जाए 6 के साथ अगर 7 पर जाओगे तो आपको कुलाधिपति की परिभाषा मिल जाएगी, कुलाधिपति जो है वो हम किसको कहेंगे। तो 6 में हो गया कुलपति, 7 में हो गया कुलाधिपति, यहाँ पर अगर कहा जाए ऐसे, यहाँ पर तो एक बार रफली देख लेना। ये 4 और 2 6 7 तो मैंने बता ही दिए कि इतने में से कोई ना कोई पूछ ही लेगा, अगर पूछेगा तो बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगते हैं वो तो मैंने करा ही दिया आपको। अगला है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विद्यार्थी संघ, नेशनल कैडेट कोर और समाज सेवा स्कीमों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। धारा 624, धारा 626, धारा 10 क्लॉज 1 और धारा 15 क्लॉज 1 या उपबंध 1। तो आंसर जो है वो है इसका 624। देखिए जो यूनिवर्सिटी मतलब मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया, उसमें जो सेक्शन 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
धारा जो 6 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक्शन से, वो साफ कहता है कि भाई कोई जब आप यूनिवर्सिटी बनाओगे बनाओगे पहले तो बनाने वाली बात आ गई, तो 5 में यूनिवर्सिटी बना दी, यानी इनकॉर्पोरेशन कब हुआ यूनिवर्सिटी का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी उसका गठन कब कैसे किया आपने, 5 सेक्शन के तहत किया। अब 5 के तहत गठन कर दिया तो भैया ठीक है, अब 6 में आपने उसमें ये बता दिया कि क्या क्या उसको पावर होंगी। तो 6 में यूनिवर्सिटी की पावर, पावर मतलब शक्तियां, यानी पावर ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या क्या आप उसको जो है शक्ति दोगे। तो उन शक्तियों में यूं तो उसमें बहुत सारी शक्तियां, अब सब तो अपन पढ़ नहीं सकते। क्या आप सोचो कि अगर उसको 50 शक्तियां दी गई तो क्या 50 के 50 पढ़ ले, आंसर इज नो। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जैसे उसमें ओवरऑल जो है वो 38 प्रकार की जो है शक्तियां उसको दी गई। 38 तो कोई भी याद नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी है जो एज ए स्टूडेंट लाइफ आपको हमेशा चर्चा में रही होंगी, जैसे स्टूडेंट यूनियन, कॉलेज में आप सब रहे होंगे, कभी ना कभी स्टूडेंट यूनियन के नाम सुने होंगे। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी, सब लोगों ने सुना होगा। सोशल सर्विस स्कीम जो कॉलेजों में चलती है वो सबसे सुना होगा। कॉलेज के अंदर जो स्पोर्ट, ठीक है, एथलेटिक एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज के अंदर, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ये सब हम लोगों ने सुन रखा है। तो सुन रखा है इसलिए ये वाला हमारे लिए काम का है, इसीलिए 624 में ये है। यानी ऑलमोस्ट क्या क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग कराना है, कैसे होगी ये इसमें लिखा। सोशल सर्विस स्कीम जो भी चलेंगी वो कैसे चलेंगी, एनसीसी के लिए क्या प्रोविजन होगा, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन कैसे काम करेंगे, ये सब 624 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। ऐसी 626 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। सेक्शन 6 का क्लॉज 26 वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अगर मान के चलिए जो कॉलेज है वो पेपर बनाएगा, तो पेपर कहाँ प्रिंट होगा, है ना, उसकी प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो कैसे काम करेंगे, ये सब कहाँ डला हुआ है, 626 में। तो ये पूरे याद नहीं करिए, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एक्ट को पूरा पढ़ने से कोई सेंस नहीं। एक्ट का वो हिस्सा हमको पढ़ना चाहिए जो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आएगा, या आप कल सहायक कुल सचिव बनोगे तो आपको उससे दो चार होना पड़ेगा। जैसे एक आदमी जब पुलिस में जाता है ना, कोई आईपीएस ही बनता है, डीएसपी बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, यार पूरे आईपीसी के कोई ना 500 सेक्शन थोड़ी याद कर लेगा वो। उसको 10 20 25 सेक्शंस याद होते हैं जो डे टू डे लाइफ में जिनसे संबंधित केसेस आते हैं। तो वो जो चीज सोसाइटी से जुड़ी है वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 24 और 26 जो है वो मैंने आपको इसका जो उपबंध है वो आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन जो है वो कहता है। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय और उनकी प्रादेशिक अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है, पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये प्रश्न आज की स्थिति के हिसाब से नहीं। जब 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया और 1983 में जब उसके लिए रूल बनाए गए, नियम, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के नियम कब बने थे, 83, उसमें ये बात रखी गई। और खासकर जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है 1973, उसका जो आप शेड्यूल यानी अनुसूची 2 देखेंगे कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ उसकी अधिकारिता हो, कहाँ तक मतलब किस किस जिले को, जैसे कि अधिकारिता से संबंधित विवाद ना हो, इसलिए रखा। तो पहला है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये बिल्कुल सही है, इसकी अधिकारिता में ही आते थे। दूसरा है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, ये गलत है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर तक तो ठीक है, उज्जैन, खंडवा, खरगोन तक जो है वो देवी अहिल्याबाई नहीं, फिर जो है वो अगर यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी आ जाएगा, है ना, उज्जैन, देवास, शाजापुर, ये सब विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो रखे गए थे। यहाँ तक उसकी जो है वो अगर कहा जाए एरिया रहेगा यहाँ पर, ये जिसको अपन जुरिडिक्शन बोल सकते हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, नरसिंहपुर, ये सही है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ये भी सही है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, ये पूरी बेल्ट यहाँ पर। ऐसे अगर हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जाए तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोली, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, तो उसमें क्या है, आर्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आर्ट आपको पहले यूनिवर्सिटी एक्ट है, तो उन्होंने क्या करा था, आर्ट यूनिवर्सिटी एक्ट की जुरिडिक्शन रख रखी थी। जैसे बरकतुल्ला है तो अभी जो नर्मदापुरम है ये भी बरकतुल्ला में आता था, रायसेन भी बरकतुल्ला में आता था, बैतूल भी बरकतुल्ला में आता था। अब आज के हिसाब से स्थितियां वो नहीं, तो उस एक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकता है, ये गलत है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना। तो वहां देख लीजिएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो, उस पर चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2003, 2005, 2007 या 2009। तो आंसर जो है वो है इसका है 2007। ठीक है, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे काम करेंगी, ठीक है, उनकी स्थापना के क्या उद्देश्य होंगे, स्थापना की क्या प्रक्रिया होगी, ये सब बातें जो है उसके लिए एक अलग से एक्ट की जरूरत थी।
और अलग से रूल की जरूरत थी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस दिशा में जो है वो प्रयास की कि भाई यूनिवर्सिटीज तो बनाना पड़ेगी, तो उन्होंने एक मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना, ठीक है, अधिनियम पारित किया। इंग्लिश में भी इस अधिनियम का नाम यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। नाम नहीं बदलाएगा। 2007। और अच्छा, बड़ा अधिनियम है, आप इसको छोटा अधिनियम मत समझिएगा, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर 6 चैप्टर, मतलब अध्याय जो है वो है 6। और टोटल जो सेक्शन है, यानी धाराएं जिनको कहते हैं, वो है 43। यानी आप इसको एक हेल्दी जो है वो एक्ट जो है वो मान सकते हैं। तो इसमें ये लिखा गया था कि भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गजट के द्वारा 2007 में, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो तरह के गजट नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, यानी जो राजपत्र अधिसूचना होती है, एक होती है साधारण यानी ऑर्डिनरी, एक होती है असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो भी है, चाहे वो 1973 का हो या 2007 का ये निजी विश्वविद्यालय, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी असाधारण राजपत्र के अंदर। तो उसके तहत इसको पारित किया 2007 में। और 2007 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या बना दी, रूल बुक बना दी, नियम बना दी कि भाई कैसे आप जो है वो यूनिवर्सिटी स्थापित करो। परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास बहुत सारे जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप सब कहीं ना कहीं जिस भी जिले से होगे, उस जिले में कोई ना कोई जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो सुन रखा होगा। जैसे कोई अगर ग्वालियर का है तो उसने आईटीएम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। आईटीएम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ग्वालियर के अंदर, ठीक है। या अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति अगर रायसेन का होगा तो उसने रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो सुन रखा होगा। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। भोपाल में, अगर मैं भोपाल से हूं तो मैंने यहाँ पर एलएनसीटी का नाम सुन रखा है कि एलएनसीटी, आरकेडीएफ, ये यूनिवर्सिटीज का दर्जा इनको मिल गया, ठीक है। आरकेडीएफ भी एक यूनिवर्सिटी है, एलएनसीटी, ये सब कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी बन गए इस अधिनियम के बाद। तो इस तरह से बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब जो है वो स्थापित हो चुकी हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अगला कहता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, यानी सिंपल वे में कहें तो चांसलर जो है वो होंगे। धारा 11(1), धारा 12(1), धारा 13(1) और धारा 14(1), यानी सेक्शन 12 क्लॉज 1, 12 क्लॉज 1, सॉरी 11 क्लॉज 1, 12 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 1 और 14। तो आंसर जो है वो उसका है धारा 12(1). बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये बोल रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर राज्यपाल के पद पर होगा, वो ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटी का क्या बन जाएगा, चांसलर बन जाएगा, यानी कुलाधिपति बन जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए नहीं है। नहीं तो आप जो है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो चले। तो यहां पर अगर कहा जाए कि जो सेक्शन 12 है वो साफ ये बात जो है वो करता है कि भाई मध्य प्रदेश का जो है राज्यपाल जो होगा, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मध्य प्रदेश की, उन यूनिवर्सिटीज का जो है वो चांसलर, ठीक है। तो 12(1) के तहत ये जो है वो प्रोविजन है, एक इंपॉर्टेंट प्रावधान जो है वो हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर और 12 तो आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कुलाधिपति के लिए 12(1) में तो लिखा है कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, यानी चांसलर होगा। 12(2) में लिखा हुआ है कि वो जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जैसे सभा होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा, कोई दीक्षांत समारोह होगा तो उसकी भी अध्यक्षता जो है वो कुलाधिपति करेगा। तो देखा होगा कई बार जब कॉलेजों मतलब यूनिवर्सिटीज का दीक्षांत समारोह होता है तो उसमें चांसलर को इनवाइट करते हैं, ठीक है, यानी गवर्नर आते हैं। और फिर वो जो दीक्षांत समारोह होता है उसकी जो है वो मतलब अध्यक्षता जो है वो गवर्नर के द्वारा जो है वो की जाती है। तो इस नजरिए से ये प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। हम्म। विश्व कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा। ये प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा, एक सेकंड, ये जो एक है ये हटा दें। ये प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? धारा 8, धारा 15, धारा 17 या धारा 21? तो ये ध्यान रखिएगा, धारा 15 में कुलपति के बारे में जो है वो बात की गई। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रश्न जो है वो जो है वो आपको पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो धारा 15 ये कहते हैं, देखो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है। सबसे पहले तो धारा 15 के अंदर है कि भाई जो कुलपति है उसकी पावर्स क्या होंगी, यानी धारा 15 या सेक्शन 15 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। सेक्शन 15 कहता है
कि जो कुलपति है, अच्छा आश्चर्य है कि ये जो एक्ट है इंग्लिश में उसमें भी कुलपति वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं कि एक्ट के अंदर जो है वो उसके लिए वाइस चांसलर यूज किया गया। कुलपति की पावर एंड ड्यूटीज, ठीक है, यानी पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कुलपति, पावर, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप पूरा समझ लीजिएगा, पावर एंड ड्यूटीज। तो उन पावर एंड ड्यूटीज के तहत जो है वो साफ है यहाँ पर कि उसको कई चीजों में जो है वो कुलपति को जो है वो मतलब मुखिया बना दिया गया है, यानी जो भी व्यक्ति कुलपति बनेगा उसके पास ऑटोमेटिकली कुछ जो है वो पावर तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे प्रधान प्रशासी बन गया, विद्या विशेषज्ञ अधिकारी जो है वो बन गया, ये सब चीजें जो है वो उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ये आपको जो है वो याद रखना चाहिए यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है यहाँ पर 15 मतलब सेक्शन 15 के बारे में ये आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखिए, चलिए मैं ये भी भूल गया, ये भी बता देता हूँ। कुलपति के बारे में जो हम सेक्शन 15 में अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुलपति जो भी होगा वो जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जनरली देखिए, जितना भी अगर कहा जाए सभा वगैरह होंगी यूनिवर्सिटी की जिनको कोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें तो चांसलर ही अध्यक्षता करता है। बट अगर चांसलर नहीं है यानी कुलाधिपति नहीं है तो कुलपति उसकी अध्यक्षता करेगा, ये भी 15 नंबर के सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि भाई सपोज मान के चलिए आज गवर्नर नहीं आ रहे हैं, तो कोई मीटिंग हो रही है वहां पर विश्वविद्यालय सभा की, तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, वो कुलपति करेगा, वहां का जो है वाइस चांसलर या कुलपति जो है देखेगा। प्लस ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी यूनिवर्सिटी की एजुकेटिव काउंसिल होगी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी की जितनी भी एजुकेटिव काउंसिल होंगी यानी कार्यकारी परिषद जिसको कहते हैं, उसका वो एक्स ऑफिसो जो है वो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिसो। यानी जो भी व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद पर है, वाइस चांसलर की पोस्ट पर है, वो ऑटोमेटिकली वहां के एजुकेटिव काउंसिल का क्या हो जाएगा, जो है वो मतलब चेयरमैन जो है वो बन जाएगा। इस प्रकार कुलपति वाले क्वेश्चन में आप कम से कम 3 सेक्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 13 जिसमें कुलपति की अपॉइंटमेंट होगी, 14 जिसमें उसकी, देखो सब कैसे हमेशा याद रखो, प्रश्नों को याद करने के लिए आपस में लिंक करो। अपॉइंटमेंट कुलपति की कर दी 13 में, ठीक है, सीधी सी बात है कि आप कुलपति के बारे में बात करें कि भाई कुलपति होगा, वो प्रोविजन कहाँ है 13 में। अब वो कैसे अपॉइंट होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसकी सर्विस कितने समय की होगी, ये 14 में डाल दिया। क्या क्या काम करेगा ये सब आपने 15 में डाल दिया। इस तरह से आपस में जो है वो लिंक कर सकते हैं अपन क्वेश्चन को, तो वो बन जाता है। अगला है विश्वविद्यालय समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी, निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा। कुलाधिपति बिल्कुल होगा, उच्च शिक्षा मंत्री नहीं होगा, आयुक्त उच्च शिक्षा कमिश्नर हायर एजुकेशन होगा, कुलपति होगा। अब ध्यान से समझिए, ये लॉजिक वाला प्रश्न। देखिए उच्च शिक्षा मंत्री यानी हायर एजुकेशन मिनिस्टर, ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अब राजनीतिक पदों को आप विश्वविद्यालय में एंट्री देने से थोड़ा सा बचें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजनीतिक पद अगर विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो उसका जो है वो नुकसान ही जो है वो उठाना जो है वो हमको पड़ेगा, इसलिए उसको इससे बाहर रखा। इसलिए उस समन्वय समिति के अंदर हम कभी भी राजनीतिक पदों को जो है वो जगह नहीं देते। तो ये इस कारण जो है वो प्रश्न को जो है वो पूछा गया और ये आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा। धारा 42 के तहत, धारा 45 के तहत, धारा 47 के तहत या धारा 50 के तहत। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। क्योंकि रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आपने जब भी देखा होगा कहीं ना कहीं, कोई भी जो है वो मतलब इंस्टीट्यूशन होता है उसकी रिपोर्ट का जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है कि वो रिपोर्ट कैसे देगा, कहाँ देगा। तो पहले तो समझ लीजिए इसका जो रिपोर्ट है वो धारा सेक्शन 47। अब इसमें भी ध्यान रखिए, जो रिपोर्ट है इसका अलग से ही पूरा के पूरा एक चैप्टर है उस एक्ट के अंदर, यानी विश्वविद्यालय या, देखिए बार बार अगर मैं मध्य प्रदेश ना लगाऊं तो आप याद रखिएगा मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1973 था उसमें बकायदा एक चैप्टर है, चैप्टर 8। उस चैप्टर 8 का नाम है ऑडिट। ऑडिट मतलब सिंपल सी लॉजिक है, जिसको हम अंकेक्षण बोलते हैं यहाँ पर, वहां पर संपरीक्षा कहा जाता है। उसमें चैप्टर 8 में पहले ही सेक्शन है ईयरली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहला क्या अध्याय है इसका, वो अध्याय का नाम है कौन सा, 8। अध्याय 8 में ये प्रोविजन है 47। अब इसमें भी एक अनोखी बात ये होती है, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़े हुए हैं, इस एक्ट को नहीं पढ़े, तो एक उलझन होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कोई पूछे कि यार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फाइनेंस कमीशन
या और भी कोई इंस्टीट्यूशन है, वो किसको अपनी रिपोर्ट देगा? तो अगर राज्य में है तो राज्यपाल को देगा, केंद्र में है तो राष्ट्रपति को देगा, ये तो सुना ही होगा। यहाँ यही क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि जब हम अगर नहीं पढ़ के गए तो हम वही राज्यपाल या वो मार देंगे। नहीं, पहले तो ये रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जाएगी सीधे किसको? राज्य सरकार को, है ना। राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार। राज्य सरकार इसको कहाँ रखाएगी? विधानसभा में। अब ये भी ध्यान रखिएगा, विधानमंडल नहीं। जनरली जो है वो लेजिस्लेचर पढ़ लेते हैं अपन कई बार। यार हम मध्य प्रदेश का एक्ट पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधान तो नहीं है कि जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों थोड़ी है। तो जब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो तो केवल विधानसभा बोलो ना यहाँ पर। तो विधानसभा में कितने दिन में? एज सुन एज पॉसिबल, यानी यथाशीघ्र। तो कैसे समझ पड़ा कि इसको कैसे एक साथ अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे, याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट है उसका जो पार्ट 8 है, उस पार्ट 8 में मतलब चैप्टर मानो, पार्ट मत बोलो, चैप्टर 8 में ऑडिट के बारे में बात है। उसी के तहत एनुअल रिपोर्ट है, और वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। और राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वो एज सुन एज पॉसिबल उसको विधानसभा के पटल पर रखवाए। विधानमंडल या कहीं बाकी वर्ड इस्तेमाल नहीं किए गए। तो इस तरह से ये रिपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी ये देखो, एक तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं बहुत छोटे। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 8, इसमें दो ही सेक्शन, एक 48 और एक 47 और एक 48। तो दोनों चैप्टर जो है वो, अब छोटा सा अगर कोई चैप्टर हो जाता है तो हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार चलो दो सेक्शन तो दोनों तो याद ही कर ले। तो एनुअल रिपोर्ट हो गई 47 में, ऑडिट ऑफ अकाउंट हो गया, यानी लेखों का संप्रेक्षा हो गई 48 में। तो इस तरह से इसको आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय था, ये बिल्कुल सही है। नृत्य संगीत एवं फाइन आर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया, ये भी बिल्कुल सही। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, ये भी सही है, अभी बिल्कुल नया ही यूनिवर्सिटी है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ये बिल्कुल गलत है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में नहीं है, ये कटनी में है, ये कटनी में। अब इसमें भी याद रखिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हाल फिलहाल में ही स्थापित किए गए हैं या यूनिक, उनको आप अच्छे से याद कर ले तो उससे आपको काफी जो है वो हेल्प मिल जाएगी। जैसे राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, सबको मालूम है 2008 में जो है वो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। तो चूंकि 2008 में हुई तो नई है, कोई बहुत जो है वो पुरानी नहीं। और लिंक करना सीखिएगा। लिंक इसलिए जो है वो अगर कहा जाए कि जैसे राजा मानसिंह तोमर है, तो सीधी सी बात है कि जब राजा मानसिंह तोमर का नाम आता है जहां पर, तो गुजरी महल और ग्वालियर की कहानियां जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गूंजने लगती हैं। म्यूजिक को जो है वो ऑटोमेटिकली हम जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ। तो ऐसे लिंक करके भी हम आंसर तक जो है वो जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एक सेकंड इसको हटा दो। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूं तो देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इस समय, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे एलएनसीटी है, या भोपाल में सागर ग्रुप ने यूनिवर्सिटी स्थापित कर रखी है, आरकेडी है, ये प्रश्न मुझे नहीं लगता पूछे जाए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके नाम ऐसे हैं कि शायद उनको लिंक कर दे कोई, जैसे स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर, ये पूछा जा सकता है। या जीएच राय सोनी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, ये भी पूछा जा सकता है। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय जबलपुर, ये तो खैर गलत है क्योंकि वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर में है, ये पूछा जा सकता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय भोपाल। तो ऐसे कम से कम इस तरह की यूनिवर्सिटीज आपको लिंक करना आना चाहिए। तो ये आंसर इसका गलत था, ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंदौर में है, जबलपुर में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1957, 56, 57, 59, 60। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, पर क्या होता है, मैंने क्यों रखा ये भी बता दूं। बिल्कुल जो सिंपल या सरल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वही सबसे ज्यादा गलत होते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो इस समय हमारे पास 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं? डीम्ड। जिसमें पहली तो है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपको याद रखना है, शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करती है।
दूसरा ग्वालियर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग, जबलपुर में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में ग्वालियर में स्थापित। तब ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा ना, तब ऐसे इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं था। ये शुरुआत में अगर कहा जाए कि विक्रम यूनिवर्सिटी से, और फिर बाद में जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रही। यानी जब ये बनी थी तो विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ इसको एफिलेटेड कर दिया गया। फिर बाद में जब जीवाजी यूनिवर्सिटी आ गई तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के साथ इसको एफिलेटेड कर दिया गया। फिर भारत सरकार को लगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, खेल एवं युवा मंत्रालय जो है भारत सरकार, उसको लगा यार ये तो बिल्कुल अलग काम कर रही है, क्यों ना इसको एक अलग से अलग जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दे दिया जाए। फिर उन्होंने एज ए इसको यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दे दिया, ये आपको याद रखना। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। यूजीसी से जो है वो अगर कहा जाए तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये सीधे यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, इसमें आप याद रखिएगा ये एक प्रकार की डीम्ड यूनिवर्सिटी। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके लिए हेल्दी हो सकता है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में है 11 अध्याय 68 धाराएं, 12 अध्याय 69 सेक्शंस, 11 चैप्टर 69 सेक्शंस, 13 चैप्टर्स 69 सेक्शंस। तो ये याद रखिएगा, इसमें है 12 अध्याय और 69 धाराएं, ये बना 73 में। और याद रखिएगा इसके लिए नियम, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, रूल बनाए 1983 में, ये वर्ड याद रखिएगा। कोई पूछे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के लिए नियम किस वर्ष बनाए गए, तो याद करिएगा कि नियम जो है वो 1983 में जो है वो बनाए गए थे। क्यों याद रखना है, क्योंकि उन्हीं नियम के तहत आपका ये एग्जाम उन्हीं के तहत है ना, जो आप सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी रूल 1983 है, जो 25 मार्च जो है वो 1983 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी जो भी बातें हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित, उनमें 1983 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए कभी आप उस एक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी एक्ट को 1973 के, तो उसमें जो लास्ट सेक्शन है 69 का, उसमें साफ लिखा है कि इस अधिनियम के 1 जनवरी 1983 के पश्चात स्थापित किए गए जितने भी जो है विश्वविद्यालय, उन पर ये लागू होगा, या उसके पहले वाले जो होंगे उनको इसमें जो है वो लाया जाएगा। तो 1983, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक्ट 73 का है और रूल उसके कब बने, 83 में। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो हेल्दी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 चैप्टर प्लस इसके अलावा इसमें अनुसूचियां भी हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 4, जिनको शेड्यूल बोला जाता है। तो तीनों आपस में जोड़ लीजिएगा, 12 अध्याय, 69 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल। ऐसे सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन एग्जाम में जरूर ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला है विश्वविद्यालय का कुलपति अधिकतम कितने वर्षों तक की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है। तो हम ये जो प्रश्न ले रहे हैं, कई बच्चों को लगेगा कि यार ये प्रश्न तो अभी अलग है, लेकिन हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं जो 73 का है। उस एक्ट में क्या लिखा है, 4 वर्ष की अवधि, दूसरा है 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तीसरा है 4 वर्ष की अवधि या 2 वर्ष से अधिक पदावधि के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, चौथा है 4 वर्ष की अवधि और 1 से अधिक पदावधि के लिए, यानी एक टर्म, पदावधि मतलब उसका जो टर्म होगा एक, के लिए पात्र नहीं होगा। तो आंसर है सी, 4 वर्ष की अवधि के 2 टर्म जो है वो कर सकता है, 2 बार के लिए जो है वो पदावधि के लिए जो है वो पात्र होगा। 73 के एक्ट में लिखा हुआ है कुलपति, यानी जो है वो अगर कहा जाए वाइस चांसलर के बारे में ये बात हो रही है। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बड़ा अनोखा प्रश्न पूछेगा वो आपसे, मुझे लगता है बच्चों को घुमा देते हैं वो लोग एग्जाम वाले, वो कुलपति की जगह कुलाधिपति पूछ लेगा, चांसलर, ये तो कुलपति है वाइस चांसलर, तो कुलाधिपति का तो ये अधिकतम समय अवधि कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके राज्य में कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर 6 महीने है तो वो 6 महीने का हो गया, 2 साल है तो 2 साल का, 10 साल है तो 10 साल का। तो डिपेंड कर रहा है कि वो राज्यपाल कितने समय के लिए रहे, उसके ऊपर सब कुछ जो है वो निर्भर करेगा। तो दोनों देख लेना कि वो प्रश्न में क्या जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला है विश्व किस किसी विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अनुशासन बनाए रखने तथा परीक्षा संचालन के लिए अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। धारा 23, धारा 32,
धारा 37, धारा 41, ये याद ही रख लेना, इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 37। ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन वाले ऑर्डिनेंस मत समझ लेना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डिनेंस अलग थे वो लॉ मेकिंग के लिए, क्या 123 में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस, 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर रहा, वो नहीं। एक्ट के अंदर भी ऑर्डिनेंस कैसे, पहले रफली समझाऊं कि क्यों आएगा। अभी कोविड चल रहा था यार, कोविड में कॉलेजों ने क्या कराया, ओपन बुक एग्जाम कराया। तो कॉलेज ने थोड़ी कराया, यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि आप ओपन बुक एग्जाम कराओ, ठीक है, अपने ही कॉपियां चेक करो और उसका रिजल्ट बनाकर हमें भेज दो। तो ये कैसे हुआ होगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या करा होगा, ऑर्डिनेंस पास किया होगा ना। तो वो ऑर्डिनेंस तो याद रखिएगा, किस जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में आपसे संबंधित जितनी भी चीज हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्डर शीट जारी की जा रही होंगी, वो सब ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। सभी कुछ जो है वो अध्यादेश के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे 37 के तहत। जैसे सिंपल अगर कहा जाए, मतलब ऑर्डिनेंस में क्या क्या हो सकता है, तो अपन दो चार पांच चीजें तो बेसिक जो है वो ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम का सिलेबस क्या हो, ये निर्धारित करा जाएगा ऑर्डिनेंस से। जो आपको उपाधि दी जाएगी वो कैसे होगा, कितने साल का आपका पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम होगा कि ईयरली एग्जाम होगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, अध्ययनावृत्ति जो है वो कैसे जो है वो उनको दी जाएगी, यहाँ पर अगर कहा जाए फीस उनसे कैसे ली जाएगी, फीस के क्या मॉड्यूल होंगे, क्या शेड्यूल होंगे, ठीक है, मोरल ड्यूटीज क्या होंगी, बच्चों में अनुशासन कैसे आएगा, यहाँ पर अगर कहा जाए, ये सब जो है बातें आप समझ लीजिए कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो आती है। ये सब ऑर्डिनेंस का हिस्सा जो है वो मान ली जाती है। तो इस तरह से 37 नंबर का सेक्शन आप रटिए मत, पर आंख बंद करके सोचिए कि यार एक में अगर कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो क्या क्या चीजें मुझसे जुड़ी हुई थी, क्या क्या चीजें, जैसे कॉशन मनी आपने जमा करी होगी, सीधी बात से ऑर्डिनेंस में प्रोविजन हुआ होगा कि भाई आप लोगे कि नहीं लोगे। वहां पर जो हॉस्टल्स होंगी, जो स्टूडेंट रह रहे होंगे, छात्र जो वहां पर रहते होंगे, उसकी क्या प्रावधान होंगे। अगर स्टूडेंटों में जो कॉलेज में अगर कहा जाए कि जो कार्यक्रम हो रहे होंगे उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सब ऑर्डिनेंस में आते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल स्क्रीन रोकर मैं आपको एक बहुत अच्छा दिखाता हूं अभी ऑर्डिनेंस, जिससे आपको समझ पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस कैसे रोल प्ले करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको एक फाइल आपको सामने दिखा रहा हूँ, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ठीक है, यानी हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अगर पावर है ऑफिशियली, अगर कोई आदमी उसको टैकल कर रहा है तो ये कमिश्नर हायर एजुकेशन के पास होता है। जैसे कोई चाहता है कॉलेज कि भाई मुझे एक जो है कॉलेज स्थापित करना है, तो वो आवेदन भी कमिश्नर को ही देगा। अब इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो अध्यादेश 14A और 14B के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना। यानी ये तो याद रखिएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस 14A और 14B है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के संबंध में। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिक्षेप में स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु अध्यादेश 14A तथा 14B पर माननीय कुलाधिपति, मतलब हो गए कौन, अपने चांसलर, द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुसमर्थन की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया। तो आप देखो यहाँ दो तीन क्वेश्चन आपको मिल गए। पहला मिल गया कि भाई जो कुलाधिपति है वही होगा जितने भी डिसीजन लेगा। दूसरा है कि वो समन्वय समिति में भी होगा, अभी ऊपर देखा था, याद करो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बात करी थी यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन। तीसरा है कि वो किसको जारी हुआ है, पहले आयुक्त को, दूसरा कुल सचिव को, समस्त शासकीय और निजी, यानी यहाँ पर एक तो आयुक्त का पद इंपॉर्टेंट, दूसरा अगर आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहां कुल सचिव जो है वो अगर कहा जाए का पद जो है वो जो है वो इम्पोर्टेंट, यानी उन्होंने सब रजिस्ट्रार को, कुल सचिव इसलिए याद रखिएगा, आप इसी पोस्ट से जुड़ने वाले हैं, आप सहायक कुल सचिव बनने वाले हैं, है ना, बस यहाँ कुल सचिव लिखा। प्राचार्य यानी जो भी अगर कहा जाए कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, उनके लिए जो है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको लिंक करना जरूरी है। चलिए अगले पे बढ़े। अगला है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2010, 2011, 2012, 2015। तो पहले ये याद रखिएगा 2011 में, ठीक है। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने आप में यूनिक होती हैं, जो किसी फील्ड में, जैसे आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में कम से कम दो तीन नाम जरूर याद रखिए। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बनाया कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो पता होना चाहिए उसका एक्ट कब बना। हरिशंकर गौर यूनिवर्सिटी, उसका एक्ट कब बना। यूनिक पूरे हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि हिंदी विश्वविद्यालय में हमारी पहचान अलग से आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने बनाया।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया 2011 में बना अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, तो उसका जो है वो अधिनियम कब पारित हुआ होगा। ऐसे ही जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मेडिकल फील्ड है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट। मेडिकल फील्ड में जो भी काम हो रहा है, जैसे सपोज मान के चलिए हम होम्योपैथी के कोर्सेज चला रहे हैं, नर्सिंग के कोर्सेज चला रहे हैं, ठीक है, या फार्मा के कोर्सेज चला रहे हैं, आयुर्वेद के, डेंटल के, ये जो कोर्स हम चला रहे हैं, कैसे एफिलेटेड करेंगे यार, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से तो संबद्ध करना पड़ेगा। एक लड़का अभी आयुर्वेद में BAMS करना चाहता है, होम्योपैथी में BHMS करना चाहता है ना, कोर्सेज होते हैं ना BAMS आयुर्वेद का, ठीक है, या BHMS होम्योपैथी का, कैसे उसको एफिलिएशन मिलेगा उस कॉलेज को, जिस कॉलेज में है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए बकायदा हमने क्या करा, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत एक मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। जबलपुर में ये यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज जो है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता भी, बट बहुत सारे कॉलेज इससे क्या है एफिलेटेड हैं, और जो है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार ये प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। तो आपको मैंने समझा ही दिया कि आपको वो चीजें पता होना चाहिए जो यूनिक है। जैसे सेम प्रश्न आपको ये बदल के मैं रख दूं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित किया गया, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भैया यह है यूनिक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, और हमारे ही यहाँ है मध्य प्रदेश में, तो आपने दिमाग लगा लिया कि हाँ साहब 2011 में जो है वो इसको जो है वो स्थापित किया गया। ऐसे अब याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अब ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, तो स्क्रीन को रोककर पहले खुद ही आंसर ढूंढिए। देखिए क्या यार, हाँ हमने जो अभी बात करी थी कि कहाँ कहाँ वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, उससे अगर आपका आंसर मेरे आंसर से बैठ गया तो आप मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। बार बार पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है, रट्टा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है अपने को पढ़ाई। तो पहला है, सीधी सी बात है, विद्यार्थी संघ का गठन करेगा, हाँ करेगा। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा, बिल्कुल करेगा। विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगा, अरे ऑर्डिनेंस से विश्वविद्यालय कैसे स्थापित हो सकता है यार, सोचो, वो खुद ही विश्वविद्यालय का एक्ट होगा ना। वो खुद अपने आप में अपने लिए ही कैसे कर लेगा, जैसे कहा जाए कि एक इंसान अपने ही जैसी प्रतिकृति बना ले, संभव है क्या? वो संभव नहीं है। यहाँ छात्र सहायता, जैसे छात्रवृत्ति अध्ययनावृत्ति करेगा, ये करेगा। तो वो जो 37 नंबर का जो ऑर्डिनेंस था, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी बातें हैं, बट वो आपके से जो जुड़ी हुई, बस वो आप याद रखिएगा कि कोई मान के चलिए जो संविदा कर रहा है तो वो कैसे करेगा, जो आपके एकेडमिक कैरिकुलम होंगे वो कैसे होंगे, कोर्सेज कितने साल के होंगे, ठीक है, मतलब किस तरह के कोर्सेज बनाए जाएंगे, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, डिग्री कैसे दी जाएगी भाई, परसेंट वाली होगी, ग्रेड वाली होगी, क्या होगी, यहाँ पर प्रमाण पत्र कैसे मिलेंगे, उपाधियां कैसे मिलेंगी, ये सब पे ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। जैसे कोविड में कॉलेज कब लगेंगे, कब नहीं लगेंगे, ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ओपन बुक से एग्जाम होगा, या सीधे जो है वो अगर कहा जाए फिजिकली आपको प्रेजेंस के साथ जो है एग्जाम देना पड़ेगा, उस पर जो है ऑर्डिनेंस कर सकता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रखना है उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये सब जो है वो अध्यादेश इसमें जारी किए जा सकते हैं 37 के तहत। हाँ, कैसे बनाएंगे, क्या प्रक्रिया अपनाओगे, वो 38 में, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो 38 के अंदर है कि अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे, वो 38 में है, तो वहां देख लेना प्रश्न। अध्यादेश लिखा है तो 37 सेक्शन, अध्यादेश कैसे बनेंगे तो 38 नंबर का सेक्शन है, उसमें जो है वो अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया वर्णित है। अगले पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति थोड़ा गलत लिखा है, आप इसको कुलाधिपति कर लेना ना, कुलाधिपति यानी चांसलर, कुलाधिपति के पद पर राज्यपाल के स्थान पर पदेन रूप से मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो है वो पश्चिम बंगाल। वैसे तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सबने इस क्वेश्चन को सुन रखा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लीजिए। एक्चुअल क्या है कि जनरली ये पर पार्टी चली आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, लेकिन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या हमको पढ़ाया जाता है किसी टीचर से, तो वो ये बोल देता है कि राज्यपाल यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। ये प्रॉपर्टी है, भारत के अंदर ऑलमोस्ट जितने राज्य हैं उनमें सब में ये बात को अपनाए। कारण भी ये है कि हम अगर मुख्यमंत्री को या किसी शिक्षा मंत्री को डाल देंगे तो वो राजनीतिक पद हो जाएगा ना, शिक्षा का राजनीतिकरण हमको नहीं करना है अभी। और गवर्नर टेक्निकली देखा जाए तो वो राजनीतिक सीधा पद नहीं है, क्योंकि वो किसी पॉलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब सॉरी, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अभी आपको मालूम होगा कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे धनखड़ जी,
उनके साथ वहाँ की चीफ मिनिस्टर के संबंध अच्छे नहीं थे, तो उनको लगा कि अब मुझे एक प्रकार का ये कहा जा सकता है ना कि इनसे आगे निकलना। तो उन्होंने एक वहां पर जो है वो बिल लेकर आई, और उस बिल को चूंकि उनके पास तो मेजोरिटी विधानसभा में, तो वो बिल जो है वो 122 मतलब 294 मेंबर की असेंबली में 184, सॉरी 184 नहीं 182, हाँ 182 मेंबर्स ने क्या करा उसके ऊपर समर्थन कर दिया कि हाँ भैया हम ये पास कर रहे हैं। उसके बाद से जो चांसलर है, कुलाधिपति है, वो मुख्यमंत्री बन गए। यानी आज अगर कहा जाए कि जो वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटी की चांसलर वहाँ जो ममता बनर्जी। तो हालांकि ये थोड़ा सा गलत भी है, पर अब अपने राज्य के ऊपर है, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना तो राज्य। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे लिंक करके पढ़ें अपने अनुसार। तो इसको हम ऐसे पढ़ें कि अगर हम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल होगा वो कुलाधिपति होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे, सेक्शन 2। अब मध्य प्रदेश विधानसभा एक अधिनियम पारित कर दे, या मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में अमेंडमेंट कर दे, संशोधन कर दे, कि भैया कल से ये पढ़ा जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, तो उनको राइट है, उसको कोई जो है चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनको राइट है कानून लॉ बनाने का। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो लिंक हो सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है। और एक याद रखिएगा, इसको आप इंटरनेट पे ढूंढ भी लीजिएगा, एग्जैक्ट डेट कितनी तारीख को पारित हुआ। हालांकि जो बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी कि 182 मत, 40 मत अपोजिशन में गए यहाँ पर, तो इस तरह से जो है वो यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक है ये क्वेश्चन। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम से को संबद्धता नहीं देता या प्रोग्राम उससे को संचालित नहीं करता। दोनों बातें, प्रोग्राम का संचालन या उसका एफिलिएशन। टाउन प्लानिंग बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल है ना, टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर, तो ये टेक्निकली जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो गया मुद्दा। अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी टेक्निकली उससे हो गया, तकनीकी शिक्षा से जो है वो जुड़ा हुआ ये मुद्दा हो गया। लीगल एजुकेशन ये तो नहीं कर पाएगा ना, लीगल एजुकेशन यहाँ पर अगर कहा जाए। विधिक शिक्षा, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, ये भी करता है। तो यहाँ आंसर इसका गलत हो गया, लीगल एजुकेशन। क्योंकि देखिए पहले समझिए, लीगल एजुकेशन के लिए बकायदा हिंदुस्तान में एक पूरा इंस्टीट्यूशन चल रहा है जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको याद होगा कि 1961 में एक एक्ट बना था, एडवोकेट एक्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई, क्योंकि आपको बार काउंसिल, एडवोकेट एक्ट 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोविजन। कोई पूछेगा कि भाई जो बार काउंसिल है ऑफ इंडिया है, उसके बारे में प्रावधान क्या है या कब बनी, तो 1961 में। तो ध्यान से समझिएगा कि कोई यूनिवर्सिटी, सॉरी कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लेकिन जब तक वो बार काउंसिल से एफिलेटेड नहीं होता तब तक उसकी बात पूरी नहीं बनेगी। समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी कॉलेज से किसी बच्चे ने एलएलबी किया, एलएलएम किया, या बीए एलएलबी किया, है ना, बहुत ध्यान से समझिए। अब वो कॉलेज, जैसे सपोज मान के चलिए भोपाल का कोई एक्स कॉलेज है, ये भोपाल यूनिवर्सिटी या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, तो उस स्टूडेंट को एलएलबी की डिग्री तो मिल गई, यानी वो लॉयर बन गया। लेकिन उसका जो कॉलेज था वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड नहीं था। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड नहीं था, या उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो उसके साथ लिंक नहीं थी बार काउंसिल से, तब जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देगा तो वो एग्जाम वो नहीं दे पाए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहेगी भाई आप तो हमारे से एफिलेटेड ही नहीं हो, आपका कॉलेज कैसे एग्जाम दो। तो इस स्थिति में वो लॉयर तो बन गया है, बट वो कभी एडवोकेट नहीं बन पाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एलएलबी, बीएलएलबी जैसे कोर्स करने के बाद कोई व्यक्ति लॉयर बन जाता है, मतलब कानून का जानकार, लेकिन वो किसी की ओर से केस नहीं लड़ सकता न्यायालय, एडवोकेट नहीं बन सकता। उसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में। तो ऐसे ये लिंक है कि लीगल एजुकेशन, इसको अपन दूसरे एक और नजरिए से देखते हैं, वो भी काम का है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे अगर मध्य प्रदेश में कहा जाए कि लीगल एजुकेशन में सबसे बड़ा नाम कोई पूछे कि भाई सबसे बड़ा संस्थान बताओ लीगल एजुकेशन का, तो उसका नाम है NLIU। ठीक है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ये सबको मालूम है। ठीक है, ये 1997 में स्थापित हुई। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक यूनिक यूनिवर्सिटी, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलेटेड है ना, यूजीसी से इसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन यूजीसी के अलावा इसको किससे और मान्यता लेना पड़ेगी? इसको लेना पड़ेगी मान्यता बीसीआई से, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको जो है वो मान्यता जो है लेना पड़ेगी। तो जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लेगी तब जाके कहीं ये कुछ जो है अगर कहा जाए कि बेहतर काम कर पाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि लीगल एजुकेशन की दिशा में जो सबसे बड़ा संस्थान है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होना है। 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और बकायदा एडवोकेट एक्ट 1961 जो है उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान है, ये याद रखिएगा। इसके पुराने वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जनरली किसी भी एक्ट में जो नेशनल लेवल की बॉडी होगी वो ऊपर होगी, स्टेट लेवल की बॉडी होगी नीचे। जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का उसमें उल्टा है। स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 3 में है, नेशनल बार काउंसिल सेक्शन 4 में। तो ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो वहां, इसीलिए याद रखिएगा, वो वीडियो देखिएगा एक, ये दो जो वीडियो है ना उसमें से किसी एक में। अगला, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संदर्भ में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पहला है विश्वविद्यालय का निगमन। निगमन मतलब इनकॉर्पोरेशन, मतलब उसका गठन जो है वो कैसे होगा, धारा 5 के तहत ये प्रावधान है, बिल्कुल धारा 5 में ये। कुलाधिपति और उसकी शक्तियां, यानी जो चांसलर होगा उसको क्या क्या पावर होंगी, 12 के तहत साफ है। विश्वविद्यालय की निधि 37, ये गलत है। जो यूनिवर्सिटी फंड्स होंगे उसके बारे में सेक्शन 32 में प्राप्त है। 37 में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्या है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है ना, स्क्रीन रोक रोक के देखा करो आप, जिससे आपको याद रहे कि यार ये चीज अभी सुनी थी मैंने, मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ इसमें। क्योंकि देखो मेरा एक उद्देश्य है, आप जितना रटोगे उतना एग्जाम हॉल में जो है वो कंफ्यूज होगे। आप उसको लिंक करना सीखो करंट से, आसपास की सोसाइटी से, तो आपके आंसर जो है वो बन जाए। अध्यापकों का वर्गीकरण 63 में, बिल्कुल। अध्यापकों का वर्गीकरण मतलब जो टीचर होंगे। अब टीचर कितने प्रकार के जो है वो टीचर्स होंगे। तो यार चलो अब मान के चलो, आंख बंद करके सोचो, जिस कॉलेज में आप पढ़े हो दो चार चीजें तो आपको पता होंगी कि हाँ सब जो है वो, जैसे एक सबसे बेसिक पता होगा प्रोफेसर होता है, दूसरा आपको पता होगा रीडर होता है, तो प्रोफेसर रीडर। कई बार आपके यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर आए होंगे, तो विजिटिंग प्रोफेसर के बारे में जो है वो पता होगा। लेक्चरर, तो कोई पूछे लेक्चरर, विजिटिंग प्रोफेसर, रीडर, ठीक है, इनके बारे में कैसे क्लासिफिकेशन किया, तो आप कहोगे भैया सेक्शन 63 है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर के तहत ये बताया कि यार प्रोफेसर क्या होगा, रीडर क्या होगा, कॉलेज प्रोफेसर क्या होगा, लेक्चरर क्या होगा, ठीक है, विजिटिंग प्रोफेसर क्या होगा, ये उसमें बता दिए। अंदाज भी लगा सकते हैं, लिंक से भी वहां तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अगला, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संदर्भ में कौन सा सत्य है? इस अधिनियम में 4 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अधिनियम में 67 धारा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी ऊपर भी मैंने बताया था कि 69 इसमें जो है वो सेक्शन 12 चैप्टर के। अधिनियम 12 अध्याय में वर्गीकृत है, ये भी बिल्कुल सही। इस अधिनियम के पारित होने से पहले मध्य प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय अधिनियम थे, जिन्हें इस अधिनियम के बाद रिपील्ड कर, मैंने बार बार बोला खत्म नहीं होगा, रिपील्ड निरसित कर दिया गया। ये भी जो है वो बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम और उनकी संबद्धता, एफिलेशन, संबद्धता मतलब एफिलेशन से संबंधित संस्थानों के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहले प्रश्न बता दूं क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि यार कोई स्पेसिफिक कोर्स से कौन एफिलेटेड करेगा और वो इंस्टीट्यूशन कब स्थापित। तो फर्स्ट इज ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE 1945, ये बिल्कुल सही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल असेसमेंट जो है वो और एक्रेडिटेशन जो है वो काउंसिल जो है वो अगर काउंसिल 1994, ये भी सही। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1947, ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब पहले तो समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए कोई संस्था किस वर्ष स्थापित हुई ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है, किस साल जो है वो अगर कहा जाए स्थापित की गई है, उसे एक्ट के तहत कब पहचान दिली, ये एक जो है वो अगर कहा जाए एक अलग मुद्दा होगा। जैसे पहले ही मैं आपको बता, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945, यानी देश के स्वतंत्र होने से पहले ही ये स्थापित जो है वो हो चुकी थी। लेकिन इसको आज का जो स्टेटस है, मतलब
टेक्निकली अगर कहा जाए कि स्टेटूटरी स्टेटस, कानूनी रूप से जो मान्यता जिसे कहा जाता है, वो स्टेटस कब मिला? वो स्टेटस इसको मिला 1987। यानी पार्लियामेंट ने बकायदा जो है वो इसके लिए जो है वो एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के बाद जो है वो जो AICTE एक्ट है, उस एक्ट के तहत ये एक स्टेट्यूटरी स्टेटस पर आ गई। तो ध्यान से समझ लेना, प्रश्न को वहां ये जरूर देखना कि वो स्थापना वर्ष पूछ रहा है कि एक्ट का ईयर पूछ रहा है कि स्टेट्यूटरी स्टेटस पूछ रहा है। तीनों बातों में जो है वो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है, और अलग अलग होकर वो गलत भी आपका हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा ना, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 56 में बन चुका था, लेकिन एक्ट जब बना उसके बाद 56 में ही नवंबर में उसको अलग से स्टेटस देने के लिए प्रयास जो है वो शुरू हुए। तो ऐसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर गलत है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बहुत ही अच्छे से उसके अंदर जो है वो समझा। भारत में कृषि से संबंधित जितने संस्थान काम कर, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपने सुन रखे, वो सब इंस्टीट्यूशन इससे एफिलेटेड। और ये 1947 में नहीं, ये 100 साल कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, ये बना था 1929 में, 1929 में जो है ये बना था। बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो अगर कहा जाए ये देता है, बहुत सारे इससे यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं। इसके पास खुद की 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये एकमात्र ऐसा मतलब अगर कहा जाए मतलब रिसर्च एजेंसी है जिसके साथ लगभग अगर कहा जाए 60 से ज्यादा इंस्टीट्यूट जो है वो लिंक हैं या जुड़े हुए हैं। इसका बकायदा ऑफिशियल वेबसाइट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया हुआ, तो वहां आप जाएंगे तो उससे आपको आंसर मिल भी जाएगा कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है। चलिए अगले पर आते हैं। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज का मुख्यालय जो है वो कहाँ? नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। अब प्रश्न को समझिए, देखिए क्या है कि जब ये देश की स्वतंत्रता से पहले पहले तो समझ लीजिएगा कि जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है ये आज की संस्था नहीं, ब्रिटिश इंडिया के दौरान इसको स्थापित किया गया था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के रूप में, इसको UI भी बोलते थे। 1925 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान एक एक बोर्ड के रूप में जो है वो इसको स्थापित किया गया। फिर देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद भी ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता रहा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इससे एफिलेटेड है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का ही जो मैंने अपने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट बोला भोपाल में, वो भी इससे संबद्ध है, मान्यता प्राप्त है, ये याद रखिए। फिर देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद सरकार को लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए, तो 1973 में इसका नाम बदला और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का नाम कर दिया गया। तो दोनों बातें याद रखिएगा, मूल स्थापना हुई थी 1925 में यहां पर, तब जो है ये क्या कहलाता था? IUB। ठीक है, यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। 73 में जो है वो इसका सरकार ने क्या करा, नाम बदल दिया और क्या कहलाने लगा? AIU। और बहुत सारे जो अभी मैंने कहा कि आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देखिएगा, बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो इससे एफिलेटेड हैं या मान्यता प्राप्त हैं। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा हेतु अशासकीय महाविद्यालय यानी प्राइवेट कॉलेज प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में प्रावधान? 19 26 1 5 34 का या 47? तो इसका आंसर है 26 1 5। कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज शुरू करना चाहता है तो वो प्राइवेट कॉलेज कैसे शुरू होगा, उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे, वो इसमें जो है वो डला। बाकी कुछ तो आप खुद भी अंदाज से लगा सकते थे, जैसे 47 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसमें जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स है, यहाँ पर अगर कहा जाए। या 34 का, उसमें बकायदा बाद में जोड़ा गया केंद्रीय अध्ययन बोर्ड के बारे में, यानी ये प्रावधान किया गया है, जहां लिख दे रहा हूं मैं केंद्रीय अध्ययन बोर्ड, इसमें प्रावधान। 47 में जो है वो एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के बारे में जो है वो प्रावधान किया गया। तो ये एक प्रश्न जो है वो आपको लिंक करा जा सकता है या पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। यदि कोई महाविद्यालय स्थापित किया जाना हो तो किसी महाविद्यालय या किसी महाविद्यालय को कोएड किया जाना, कोएड मतलब लड़के लड़के एक साथ पढ़े, उसको कोएड कहते हैं, तो आवेदन किसे करना होगा? तो इस प्रश्न को रोक लीजिएगा और रोक कर आंसर जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि इसमें जो है वो क्या प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। पहला, राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री।
तो याद करो, अभी मैंने आपको एक ऑर्डिनेंस भी दिखाया था और थोड़ी देर पहले भी बोला था कि इन सब चीजों का आवेदन कहाँ जाएगा, कमिश्नर हायर एजुकेशन को ही जाएगा, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है कमिश्नर हायर एजुकेशन। चलिए अगला, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के तहत जिस सभा का गठन किया जाता है, यहां सभा का मतलब है कोर्ट, कोर्ट है ना, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसे कोर्ट कहा गया, हिंदी में इसको जो है वो सभा कहा गया। तो दोनों बातें जो है वो आपको याद रखना है कि कोर्ट के बारे में जो है वो प्रावधान जो है वो कहाँ है। उसके बारे में धारा 21 के तहत सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में एक बार होगा, ये बिल्कुल सही। 21 में लिखा है कि कम से कम आपको एक फाइनल कैलेंडर ईयर के अंदर उसको एक बार आप उस सभा का यानी कोर्ट का जो है वो सम्मेलन जो है वो करना है। दूसरा, विश्वविद्यालय में 10 लाख रुपए से अधिक संदाय करने वाला दाता इस सभा का सदस्य होगा, ये भी सही। तो वो एक मुझे याद आ गया, फूल और कांटे मूवी में एक सीन था कि वो उसमें यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति जाता है, कहता है कि मैं सबसे ज्यादा डोनेशन देता हूँ, इसलिए यूनिवर्सिटी के नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। तो उससे लिंक करके मुझे याद आया यहाँ पर। तीसरा है राज्य विधान सभा के 2 सदस्य जिनका चयन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा से सदस्य होंगे, ये गलत है, क्योंकि यह 2 सदस्य नहीं होंगे, इसके अंदर 8 सदस्य होंगे। चौथा है विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय जो भी कॉलेज है कि 4 प्राचार्य जिनमें कम से कम एक प्राचार्य महिला होगी, इसके सदस्य होंगे, ये भी सही। तो इसको समझते हैं ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं देखिए, इसमें है सभा का प्रावधान, इंग्लिश में कहा जाए तो कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट जो है वो अगर कहा जाए कि इसमें, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट है 20 के तहत, यानी जो सभा का गठन, उसमें क्या करा उन्होंने, कई सारे ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। इन ग्रुप्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यहां पर मैं एक में ग्रुप वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी सब में ए बी सी लिखूंगा। ग्रुप ए, तो भाई जो सभा होगी यानी जो कोर्ट होगा विश्वविद्यालय का, उसमें कुलाधिपति होगा, बिल्कुल होगा, कुलपति होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ लिखा है, तो कहोगे ग्रुप ए में लिखा हुआ है भाई कि कुलाधिपति भी इसमें जो है वो होगा, अध्यक्षता तो कुलाधिपति करेगा, कुलपति भी होगा इसके अंदर, तो ये ग्रुप ए में लिखा हो। ग्रुप बी, कि वो जो ये लिखा हुआ है कि 4 जो है वो प्रोफेसर, जो कॉलेज जो प्रिंसिपल जो है, प्रोफेसर नहीं, जो 4 प्रिंसिपल होंगे एफिलेटेड कॉलेज के, उनमें कम से कम एक लेडी प्रिंसिपल होगी, ये कहाँ लिखा, तो आप कहोगे कि यार ग्रुप बी में ये बात जो है वो लिखी हुई, ग्रुप बी के अंदर ये जो है वो प्रोविजन जो है वो दिया गया है। ऐसे ही ग्रुप सी, यहाँ पर अगर कहा जाए ग्रुप, जैसे ये मैंने कहा कि भाई विधानसभा जो 8 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ लिखा है, तो ग्रुप सी में लिखा हुआ है ना। तो ग्रुप सी में जो है वो विधानसभा और इससे संबंधित जो लोग इसके अंदर जाएंगे, मेंबर बनेंगे, यहाँ पर अगर कहा जाए, या जो 10 लाख रुपए वाला जो व्यक्ति है, जो डोनर है या डोनेशन दे रहा है, वो कैसे आएगा, तो ग्रुप सी के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है, जो व्यक्ति 10 लाख रुपए का डोनेशन देगा वो इसके अंतर्गत आएगा। ग्रुप डी में स्टूडेंट में आएंगे, ठीक है, इसमें 3 स्टूडेंट्स को भी इलेक्ट किया जाएगा, वो भी रहेंगे इसके अंदर स्टूडेंट मेंबर में। तो ग्रुप डी के तहत 3 स्टूडेंट भी इसका जो है वो हिस्सा रहेंगे। ग्रुप ई के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी इसमें आएंगे। यानी इन्होंने क्या करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट बनाया, क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरा काम तो ये देखेगा इसका, कोर्ट ही, सभा ही देखेगी। तो सभा के लिए क्या करा, 5 तरह की क्लॉज कर दी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, और वो उनसे क्या करा, एक पूरी की पूरी टीम तैयार करी, ये टीम देखेगी, क्योंकि इस टीम का सबसे ऊपर का जो मुखिया होगा वो तो सबको मालूम है चांसलर ही होगा, इसलिए अध्यक्षता तो चांसलर ही करेगा। हाँ, चांसलर अनुपस्थित है इनके, तब जो है वो अगर कहा जाए कुल जो है वो कुलपति यानी वाइस चांसलर इसकी अध्यक्षता करें। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 16 के तहत कुल सचिव के पद के बारे में जो कथन है, वो कुल सचिव मतलब जो है रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन तो याद कर लीजिएगा, सबको मालूम है कि क्यों आएगा, क्योंकि भैया आप तैयारी कर रहे हो जिस पद की, उसी से जुड़ा हुआ है। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हो, वहां पर रजिस्ट्रार शब्द है। एक्चुअल क्या है, जो विश्वविद्यालय नियम है 1983 का, उसमें जो रूल है ना, रूल के अंदर जो है वो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार जैसे शब्द मिलते हैं। यहाँ सीधे रजिस्ट्रार वर्ड इस्तेमाल किया है इन्होंने। तो उसमें लिखा है कि कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालीन वेतनिक अधिकारी होगा, यानी जब भी मैं कुल सचिव बोल रहा हूँ आप रजिस्ट्रार समझिएगा, यानी ठीक है। पूर्णकालीन का क्या मतलब हो गया है, होल टाइम, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए लिख लेते हैं अपन, होल टाइम बिल्कुल होगा। टाइम पास के लिए थोड़ी बना रहे हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई 1 साल के लिए, नहीं, स्थायी पद ही है टेक्निकली देखा जाए तो। सैलरीड होगा, वेतनिक होगा, यानी सैलरीड, ये भी सही है, यानी पहली बात तो ये बिल्कुल सही।
दूसरा, कुल सचिव की नियुक्ति धारा 15 यानी 15C के तहत जो भी नियम होंगे, यानी रजिस्ट्रेशन शैल अपॉइंट, ठीक है, जो भी सेक्शन 15C के अंदर जो रूल बनाए जाएंगे उसके तहत अपॉइंट होगा, ये बिल्कुल सही। यानी रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट के लिए रूल 15C के तहत है, बिल्कुल सही। दूसरा, कुल सचिव की नियुक्ति उच्च शिक्षा मंत्री राज्य शासन द्वारा आयुक्त तो शिक्षा की सिफारिश पर की जाएगी, तो गलत हो। मैंने अभी ऊपर भी दो क्वेश्चन में बताया कि आपको राजनीति को इससे थोड़ा सा क्या करना है, बाहर रखना है सीधे सीधे। तो उच्च शिक्षा मंत्री को हमने इससे क्या करा, बाहर रखा, तो ये गलत हो गया। यानी अब गलत हो गया तो क्या, तो नियुक्ति में उच्च शिक्षा मंत्री की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल कर ले हम लोग, कुलाधिपति, यहां पर लिख लेते हैं कुलाधिपति। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, और आयुक्त उच्च शिक्षा जो है वो उसके स्थान पर जो है वो कर ले अपन राज्य सरकार। तो लिंक कैसे करें कि कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार की नियुक्ति कुलाधिपति के द्वारा राज्य शासन से परामर्श के पश्चात की जाएगी। परामर्श, सिफारिश भी नहीं, परामर्श। ठीक है, देखिए कंसल्टेशन एक वर्ड बहुत कॉमन। कंसल्टेशन ये कहता है कि उसको मानना या ना मानना मेरी इच्छा पर निर्भर। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, या किसी कंसल्टेंसी में जाते हैं, क्या बाउंडेड है आप उसकी बात को मानने के लिए? आंसर इज नो, आप बाउंडेड नहीं है, बाध्य नहीं है। तो इस तरह से इसमें अपने को यह समझ पड़ा कि रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट चांसलर करेगा, बट चांसलर उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो होगी यानी राज्य शासन जो होगा उनसे कंसल्टेशन करेगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो इस प्रक्रिया से जो है वो होगा, और उसमें जो प्रक्रिया होगी वो सेकंड शेड्यूल में उसके बारे में जानकारी है भी, ये ध्यान रखिएगा ना ये। और आखिरी है कि कुल सचिव सभा की कार्यकारी परिषद और मूल्यांकन बोर्ड का सचिव के रूप में कार्य करेगा, बिल्कुल सही, उसमें भी जो है वो उसको जो है वो रखा गया। तो इस तरह से ये वाला आंसर गलत हो गया, रजिस्ट्रार वाला। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हुए आज के 1973 की यूनिवर्सिटी से संबंधित। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लिंक करके जो है वो अगर कहा जाए कि चीजें पढ़ाने की कोशिश की गई तो आपसे जो है वो बन जाएंगे। उम्मीद तो है यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आपस में लिंक करें, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस 15C अपन ऊपर पढ़े, उससे लिंक करके लिख सकते हैं। तो आपस में कोई एक सेक्शन है तो आसपास आप जाओगे तो समझ पड़ेगा। जैसे सिंपल सी लॉजिक है कि यार कुलपति की अपॉइंटमेंट अगर 13 नंबर के सेक्शन के तहत हो रही, तो अगर कोई पूछे कि पावर कहाँ होगी, तो यार 14-15 में ही कहीं होगी, मतलब इतना नियर बाई तो जा सकते हो, 50% तो जा सकते हो ना। तो 15 में पावर ड्यूटी हो गई कुलपति की, ऐसे हो गया। फिर उसके साथ जुड़े हुए जो बात के पद हैं कुलपति से संबंधित, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस को पूछ ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य जो है वो विश्वविद्यालय सेवा, तो 15C में राज्य विश्वविद्यालय सेवा के बारे में प्रावधान जो है वो किया गया यहाँ पर कि क्या होगी, वो सर्विसेज अलग से स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ऐसे। तो पार्ट 2 में ये यूनिट 3 का वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं बस आपसे अब जाते जाते एक अनुरोध करूंगा कि जो पार्ट 1 है इसका, 5 यूनिट मैंने देखी है, इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ वीडियो की लिंक मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं आएंगे, एमसीक्यू में है पर पूरे डिस्क्रिप्टिव हैं, क्योंकि अभी एमपीपीएससी का प्री ले लीजिए, जेई का जो एग्जाम हुआ वो ले लीजिए, या अभी फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ वो ले लीजिए, सब में उसी से क्वेश्चन आए। और मैं आपको, आप कुछ मत करिए, एक मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का एक ही वीडियो लिंक करूंगा मैं, आप देखिएगा और एमपीपीएससी प्री का पेपर उठा लीजिएगा, पूरे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसी से आए, एक भी अलग से नहीं मिलेगा आपको, लगेगा हाँ ये सब तो हमको इसी में मिल गया, एक ही के अंदर। और स्टैटिक भी 2 क्वेश्चन क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो बहुत शुभकामनाएं। बस आपसे एक अनुरोध और है सबसे, देखिए क्या है कि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो कम्युनिकेशन वन वे है। पता नहीं चलता कि आप तक मेरी बात कितनी जा रही है, आप मुझे कितना समझ पा रहे हैं। हम एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बैठे हुए। मेरा उद्देश्य है कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो एग्जाम हॉल में आपके रिजल्ट में कन्वर्ट। इसलिए कोशिश करिए, लाइक तो अपनी जगह वो है, लेकिन कमेंट जरूर करा करिए, लिखिए कि क्या अच्छा लगा इसके अंदर और क्या चीजें और करी जाए। तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, लाइक और कमेंट में टू वे कम्युनिकेशन जैसी फीलिंग आती है। तो बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले सभी को। बहुत अच्छे से मेहनत करिए। आज 14 तारीख है, कल स्वतंत्रता दिवस है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार सभी यहाँ पर, धन्यवाद।